नमस्कार, मैं आदित्य गौरव फाइनल फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा में ही होगा, जो कि होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था एडिशन लो। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ही एक सप्लीमेंट्री पार्ट होता है। यानी जो एडिशन लॉ है उसी को थोड़ा सा मॉडरेट करने पे हमें सब्सट्रैक्शन लॉ के बारे में जानकारी मिलती है। क्या करते हैं इसके लिए सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए जो सबसे कॉमन फंडामेंटल है उसे हम एक ही रूप में ज्यादा यूज करते हैं, जो कि होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जब भी हम किसी भी बॉडी का रिलेटिव मोशन निकाल रहे होते हैं, रिलेटिव बोलने से रिलेटिव मोशन से क्या तात्पर्य है, जैसे कि मान के चलिए दो कार है, ठीक है, हाईवे पे चल रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक कार ए है, एक कार बी है। ए का वेलोसिटी अलग होगा, बी का वेलोसिटी अलग होगा। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए की वेलोसिटी कितनी है और ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी की वेलोसिटी कितनी है, इसे हम टर्म देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, या फिर रिलेटिव मोशन के अंदर इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो इन रिलेटिव मोशन हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को यूज करना है ताकि हम अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सब्सट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है आइए हम देखते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में मान के चलिए हमारे पास किसी वेक्टर को मैं एनालाइज कर रहा हूं। मान के चलिए हमारे पास दो कार्स हैं, एक ए है कार और दूसरे कार को हम बी बोलेंगे। ए कार जिसकी स्पीड है वो है ए वेक्टर और दूसरी कार है बी जिसे हम बोलेंगे बी वेक्टर। तो एडिशन लॉ में हमने क्या सीखा? एडिशन लॉ में हमने सीखा था कि जब हम अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जब हमारा इनिशियल पॉइंट जो होता है वो एक कॉमन पॉइंट पे होता है, ठीक है, जो कि कोई इनिशियल वेक्टर के तौर पे भी काम कर रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो मान लीजिए दो कार है, दोनों एक कार इधर जा रही है ए वेलोसिटी से, एक कार बी इधर जा रही है बी वेलोसिटी से, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जब हम लोग डायगोनली मैच करते हैं अपोजिट साइड्स को तो हमें मिलता है रिजल्टेंट, ठीक है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या है, ये तो है एडिशन। किस लॉ से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर ये केस हमारा रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी केस में बहुत सा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। एक कार ऑब्जर्वर होता है, यानी वो कार जिसमें बैठा हुआ बंदा किसी दूसरे कार में बैठे दूसरे कार को ऑब्जर्व करे, ठीक है, उसी को ऑब्जर्वर बोलते हैं। और जिस कार को देखा जा रहा होगा उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। एक देखने वाला जो ऑब्जर्वर होगा और दूसरा जिसको देखा जाएगा उसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वेंट। तो मान के चलिए दो कार है यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया है, ए और बी दोनों की वेलोसिटीज कितनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो है थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ऑब्जर्वर को जस्टिफाई करते हैं तो ऑब्जर्वर को हमेशा हम नेगेटिव वेक्टर के ट्रीटमेंट में लाते हैं। क्लियरली याद रहे ये चीज, जो ऑब्जर्वर होगा वो नेगेटिव वेक्टर के ट्रीटमेंट में आता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो वो वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो यहां पे हम लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे इस फिगर में? मान के चलिए अगर हमारे लिए जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कौन सा है मेरा, बी, ठीक है। अगर बी ऑब्जर्वर है, बी को एनालाइज करेगा तो हम बी को क्या मानेंगे, नेगेटिव वेक्टर। तो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में हम इसके अपोजिट वेक्टर विड्रॉ करेंगे, हम नाम देंगे नेगेटिव वेक्टर, यानी कि माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर का उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या नाम आएगा, नेगेटिव वेक्टर, जिसका नाम होगा माइनस बी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो अब इस डायरेक्शन से हम यहाँ एंगल देखते हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब 180
थीटा एंगल होता है, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमारे लिए कौन कौन सा वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। यहाँ पे ए है ऑब्जर्वेंट और बी क्या था, ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जर्वर को हमने नेगेटिव वेक्टर के ट्रीटमेंट में लेना है। फिर हम अपना पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। यहाँ से हमने पूरा किया अपना पैरेललोग्राम, और फिर इनिशियल से हम यहाँ मिलाएंगे अपना रिजल्टेंट, तो ये होगा रिजल्टेंट। फिलहाल यहाँ पे इस रिजल्टेंट को आप रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म भी दे सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर इस वेक्टर के कंडीशन में हमने किसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो ए के लिए, और ए का वेलोसिटी डिस्क्राइब कौन करेगा, यानी ऑब्जर्वर कौन होता है, तो ये जो आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट, उसमें दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लिखेंगे कैसे रिजल्टेंट के फॉर्म में, तो सिंपल से बात है कि ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है हमारे पास माइनस बी वेक्टर along with the direction, तो माइनस बी वेक्टर। तो हमने जस्ट फॉलो किया है अपने एडिशन वाले थ्योरी को। ठीक है, एक्चुअली जब हम इसे डिटेल कर रहे होंगे तो हमने प्लस ही करना था, ये जो वेक्टर था वो क्या था, नेगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर था, इसलिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो कोड रिजल्ट है हमारे पास वेक्टर का, वो हमारे सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में, इसलिए ऐसे थ्योरी में हम लोग इसे नाम देते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी है वो एडिशन ही, बट अपने ऑब्जर्वर के केस में या एक नेगेटिव वेक्टर के प्रोजेक्शन के रूप में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिजल्टेंट निकाल रहे होते हैं तब उसे हम टर्म लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? अब मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन कैसा हो, तो इसका अगर हम डायरेक्शन एनालाइज करें, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसा होगा हमारे पास, तो हमने किसे ऑब्जर्वर माना था, ऑब्जर्वर हमने माना था बी। मान लीजिए एक इंस्टेंट होगा जब हमारे पास यहाँ पर हमारी एक कार ए होगी और दूसरी कार बी वाली इस वक्त यहाँ पे होगी, तो ऑब्जर्व किधर किया जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया जाएगा ए वाली कार। फिर कुछ वक्त बाद क्योंकि वेलोसिटी एक है तो ये कार यहाँ आ जाएगा और ये कार का नया पोजीशन जो होगा वो यहाँ होगा, तो फिर कैसा ऑब्जर्वेशन आएगा, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आएगा। फिर थोड़ा और दूर हम बना सकते हैं, तो हमने वेक्टर को यहाँ लिमिटेड किया है, तो हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारी डायरेक्शन ये है। अब देखिए ये दोनों लाइंस जो है हमारे लिए पैरेलल है, ठीक है, तो फ्री वेक्टर की थ्योरी क्या थी हमारी कि कोई भी फ्री वेक्टर अपने पैरेलल शिफ्ट हो सकता है और लीनियर शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट हो सकता है और लीनियर शिफ्ट। तो हमने किसी इंस्टेंट पे जब बात करना है तो आप इसको देखिए या इसको देखिए, कहीं दोनों पैरेलल है, तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट है, ठीक है, वो हमने इस दोनों के पैरेलल ही रखना है, यानी कि ये दोनों रिजल्टेंट हमारे लिए क्या है, पैरेलल। तो हम ऊपर क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक का एनालाइज करेंगे तो हम अपने क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देंगे, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को देने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम इस तरह से बना सकते हैं। इसलिए हमने एक नेगेटिव वेक्टर को लेना है ताकि हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर पाए, यानी ये जो वेक्टर इधर आ रहा था वो एक्चुअली हमने इधर सस्टेन कर लिया नीचे की तरफ, ताकि हम इंडिपेंडेंटली इसे सॉल्व कर पाए। तो ये क्या है, इस टर्म को हम नाम क्या देंगे, इस रिजल्टेंट या रिलेटिव मोशन को तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, नहीं बी क्या है हमारा, बी ऑब्जर्वर है, देखना किसे है हमने, ए को, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहां पे जो विथ रिस्पेक्ट टू आता है यानी कि के संदर्भ में, तो हमेशा कौन सा होता है, वो हमेशा ऑब्जर्वर होता है। तो हमने वेलोसिटी किसकी निकालनी है, तो ए की, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इसकी हम लिखेंगे वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी पहला तो रिजल्ट क्या था हमारा वेक्टर ट्रांजिशन में,
r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट है वही तो हमारा मैग्नीट्यूड को लेकर के रिजल्टेंट का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट जनरलाइज्ड फॉर्म में थीटा क्या होता है? थीटा होता है दो वेक्टर्स के बीच का। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट तो ये वाला है, इन दो वेक्टर्स के बीच है, तो a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का है, तो वो एंगल कितना है? तो हमने देखा था कि ये कितना एंगल था, तो ये कितना आएगा tan to 180 डिग्री होने की वजह से ये आएगा, ये जो एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच वो होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा हमारा पोजीशन में वो किस ट्रांजिशन के रूप में आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है? cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos को छोड़ के सारे के सारे ट्रांजिशंस जो होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। उसी तरीके से sin 180 डिग्री माइनस थीटा साइन पॉजिटिव में है सेकंड क्वाड्रेंट होने के बावजूद, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस की रह जाती है। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो जब हम इसे माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस यहां से स्क्वायर हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इस रिजल्ट को यूज करने का अपना एक जो इसके पास जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है कि हमने इनिशियल एंगल को ही हमें सॉल्व करना होता है, यानी कि जो थीटा इनिशियल एंगल हमने दिया हो हम लोगों को मिलेगा, यानी कि रोड के बीच का एंगल हो सकता है या दोनों कार के मोशन के बीच का एंगल हो सकता है, तो हमें ट्रांजिशन ही करना है 180 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर, हम उसे आसानी से निकाल पाएंगे। हाँ, अगर हमने ट्रांजिशन को रखना ही है तो ठीक है, कोई खास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे एडिशन के रूप में भी रख सकते हैं। जैसे सपोज करें ये जो ट्रायंगल है वो है 60 डिग्री, इधर कितना ही रखिए 60 डिग्री, तो क्या होगा? तो जब चूंकि वो इनिशियल डायरेक्शन है हमारे पास दोनों कार्ड्स के बीच, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हमने दूसरे वेक्टर ट्रांजिशन में लिया था, यानी कि जो ऑब्जर्वर होगा मेरा उसे हमने नेगेटिव वेक्टर का ट्रीटमेंट देना है, तो हमने नेगेटिव वेक्टर लिया। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये लाइन पे वेलोसिटी क्या एंगल होता है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 60, तो क्या आएगा? 150। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला में, अगर एडिशन के रूप में भी अगर यूज कर रहे होते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, ये है। अब cos 120 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे वैल्यू को cos के वैल्यू को नेगेटिव शिफ्ट दे देगा, तो वो हम चाहे या ना चाहे हमारे पास नेगेटिव सस्पेंशन आ ही जाएगा। तो इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर हम थीटा को यूज करें, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्टली अगर हम इस फार्मूला को जस्टिफाई करना चाहें तो हमारे लिए वो मोर प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है, मोर इजी होता है, तो जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो थीटा का इनिशियल एंगल होगा वो देगा आपको 180 डिग्री माइनस थीटा यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात किया था एंगल, यानी कि अल्फा के बारे में। अल्फा क्या था हमारा, तो हमने एडिशन वाला कहा अल्फा एंगल को हमने बोला, ठीक है, आर और ए वेक्टर के बीच। तो यहाँ पे आर और ए वेक्टर, ये और ये क्या है? आर वेक्टर और ए वेक्टर। तो यहाँ जो हमारा एंगल होगा वो इस फॉर्म में होगा, आर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, ये होगा हमारा अल्फा। इस ट्रांजिशन के रूप में हम यहाँ पे इसे एडवाइस कर सकते हैं, जिससे हम अपने वैल्यूज को आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन अल्फा का जो पोजीशन होगा वो हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के केस से स्टडी किया जाएगा। फिलहाल के केस में अगर फिलहाल का केस हम देख रहे हैं तो फिलहाल हमारे लिए अल्फा एंगल जो होगा, देखिए सबसे पहले अल्फा एंगल एक पोजीशन का नाम नहीं होता है, अल्फा एंगल होता है वो हमारे गिवन सिचुएशन के एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा आप इधर से भी मान सकते हैं, इधर से भी मान सकते हैं, कि एक को अल्फा बोल सकते हैं, दूसरे को आप बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक जस्टिफिकेशन रखें अपने अल्फा के लिए, किसी पोजीशन को अपना फिक्स करें अल्फा के लिए,
तो अल्फा के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, अगर आर और ए के बीच का एंगल सस्पेंशन हमने अल्फा ही मानना है तो उस चीज के लिए हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था अपने एडिशन वाली थ्योरी में, वो था tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस cos थीटा हमने किया, बट ये जो सब्ट्रैक्शन हो, तो सब्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दो वेक्टर्स का, यानी a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का, वो क्या है, वो है 180 डिग्री माइनस। तो जो जो पोजीशन हमारी थीटा की थी, यानी कि b sin थीटा, तो उस थीटा की जगह पे हमें लिखना है 180 माइनस, ठीक है, फिर a प्लस b cos 180 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अगर आपको इस फॉर्मूला को याद काफी आसान, इस फॉर्मूला को एक शॉर्टकट के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए tan अल्फा, ठीक है, tan इज इक्वल टू क्या होता है, sin बाय cos। tan इज इक्वल टू क्या है, tan अल्फा इक्वल टू sin बाय cos। आप sin बाय cos लिख लीजिए, बट अल्फा नहीं लिखना, ठीक है ना, हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वेक्टर के बीच होता है, जैसे वो थीटा मान के थीटा, और अल्फा जो है वो अल्फा किस चीज से मिलकर बना हुआ एंगल है, तो वो आप फिगर में एनालाइज कर लेंगे। तो हमने जो अल्फा माना अपने एडिशन थ्योरी, वो अल्फा हमने एंगल को लिया, ठीक है, इस एंगल पे अल्फा जो एंगल है वो आर और ए के बीच, आर और ए के बीच, आर और ए, तो आपने ए नहीं लिखना, अगर एंगल आपका ए से सस्टेन कर रहा है तो आपने ए नहीं लेना है, आपने बी लेना है। तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ये हो गया b sin थीटा बाय b cos थीटा। अब हमारे पास बचा a, तो आप नीचे a प्लस करके लिख सकते हैं अपने फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से ये लिखना है हमको, कैसे, आइए देखते हैं। हमने क्या लिखा था, tan अल्फा लिख लिया, tan बराबर sin बाय cos। हमारे हमारा जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम सीक्वेंस दे रहे हैं, वो वेक्टर कौन सा है, वो है a वेक्टर और वो है माइनस, तो a वेक्टर और माइनस b वेक्टर। अल्फा सस्टेन कर, अल्फा सस्टेन कर रहा है r और a के, r और a के, ठीक है, आपने a को ध्यान रखना है, a, तो आपने a नहीं लिखना है, आपने b लिखना है, तो क्या होगा, वहां भी और tan के लिए sin बाय cos, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए वेक्टर्स के बीच हमने 180 डिग्री माइनस थीटा को यूज किया, और अल्फा किधर किस साइड के बीच का एंगल है, r और a के बीच का एंगल है, तो आपने a को नहीं चुन के b को चुनना है, ऊपर नीचे b से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक जो हमारा लास्ट इक्वेशन बचेगा a को यूज करने का, तो आप डिनोमिनेटर में a को प्लस करके लिख देना है। यही सबसे आसान तरीका होता है, इसको अगर आप भूल भी जाए तो याद कर लें, याद रखें। अब मान लीजिए sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हमने देखा है sin थीटा, तो वो है sin थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो इसको हम माइनस cos थीटा मान के लिखेंगे, माइनस b cos थीटा। तो tan अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा हो गया b sin थीटा बाय a माइनस cos थीटा, और केवल आपको sin tan का ट्रांजिशन करेंगे तो tan इनवर्स बोलेंगे, tan इनवर्स b sin अल्फा b sin थीटा बाय a माइनस b cos। तो ये ट्रीटमेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का, अब जब यहाँ पे ऑब्जर्वर है b और ऑब्जर्वेंट है a, यानी हमने वेलोसिटी निकालना है या रिजल्टेंट निकालना है कार a के लिए रेस्पेक्ट टू b। अब मान के चलिए हम अपना कंडीशन उल्टा कर देते हैं, ठीक है, इस बार हम b को ऑब्जर्व करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, हमने b को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेशन एक, अगर हमारा ऑब्जर्वर ए है और इसे ऑब्जर्व करना है बी को, तो आप ए को, क्योंकि ऑब्जर्वर ए हो गया इस बार, इसलिए ए को आप नेगेटिव वेक्टर के ट्रांजिशन में यूज करेंगे। जितना साइज का ये बना ये वेक्टर है, तो उस साइज में ये नहीं बना पाएगा, तो हमारे फिगर में थोड़ा फिगर ऑकवर्ड होगा, इसलिए कोशिश करना है हर बार कि हमारा नेगेटिव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो, तो मैग्नीट्यूड नंबर वाइज तो ठीक है इक्वल लिखना है, पर अगर फिगर बनाना है तो साइज भी अगर इक्वल हो तो ज्यादा बेहतर फिगर आप एक चीज का, पर कोशिश करना है कि हमने अगर इक्वल की जरूरत है तो इक्वल वेक्टर्स को ही बनाए।
इक्वल लेंथ में बनाना है। तो ये है हमारा क्या -a, क्योंकि हमने इस बार a को ऑब्जर्वर माना और b को ऑब्जर्व करना। तो अगर मान के चलिए सेम कंडीशन, अगर गाड़ी इस यहाँ पे इंस्टेंट है तो कार भी कहाँ है यहाँ, तो ऑब्जर्व किया जाएगा ऊपर से। ठीक, अगर कार कुछ देर बाद चलने के बाद अगर आगे बी तो आगे बढ़ जाएगा, तो बी जो होगा यानी ए जब ऑब्जर्व करेगा बी को यानी सेकंड इंस्टेंट पे, तो वो अपवर्ड इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए आप इस नेगेटिव ए वेक्टर को और बी वेक्टर को आप कर लीजिए पैरेललोग्राम से पूरा। ये हमने पूरा किया पैरेललोग्राम से, और दोनों का जो डायगोनल होगा वो एलिमेंट इस तरीके का होगा, यानी कि यहाँ पे ये जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, तो इस ये जो रिजल्टेंट है जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का भी टर्म लेंगे, वह माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे, यानी माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ना चाहते हुए भी हमने लिखा है इक्वेशन को, असल में क्योंकि नेगेटिव वेक्टर यहाँ पे था, सस्टेन करना था इसे, इसलिए ये माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्लियरली ये तो सब्ट्रैक्शन में चला गया है। और अगर हम इस कोऑर्डिनेट में अगर हम देखते हैं इसे, तो ये माइनस बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो जो बीच का जो रिजल्ट था वो दोनों माइनस में था, तो -2 और -3 क्या आता है -5 होता है, तो ऐड हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने उस कोऑर्डिनेट को बस जस्टिफाई करने के लिए बनाना है। बाकी जो हमारा मेन रिलेशन होगा इन दोनों में से कोई सा कोऑर्डिनेट होगा वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कौन सा। ए ऑब्जर्वर होगा तो आप केवल ऊपर बनाएंगे और बी ऑब्जर्वर होगा तो केवल नीचे बनाने की जरूरत है, दोनों को इंस्टेंटली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन, ये वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर तीनों क्या है आपस में पैरेलल है, यानी कि एक खास कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों वेक्टर है। बट क्योंकि हमने एनालाइज करना है, इसलिए एनालिसिस के तौर पे इस वेक्टर को इधर रखें, तो क्या होगा हमारा फिगर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेगा। इस वजह से हमने एक इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के ट्रांजिशन को लाना है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के सेट को बना करके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करना है, ताकि वो फिगर देखने में क्लियर भी लगेगा और उसको विजुअलाइज करना, ठीक है ना, और उसको टारगेट करना भी हमारे लिए क्या होगा आसान है। और आप यूज तो आप यही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे वेक्टर को बस नेगेटिव मानने पे गड़बड़ है। ठीक है, अब चलिए ये एंगल ये जो लाइन है हमारी 180 डिग्री की हो गई, अब ये है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा हमारे लिए 180 डिग्री माइनस थीटा। अगेन आप इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों क्या है अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है ना, तो दोनों 180 डिग्री माइनस थीटा के रूप में यहाँ पे यूज होंगे। तो फॉर्मूला में चेंज किया है, तो हमारा ऑब्जर्वर कौन, तो जो नेगेटिव वेक्टर होगा ऑब्जर्वर है हमारा ये, तभी तो हमने वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर यूज किया है। तो ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर, देखना किसको है, देखना भी को है, देख कौन रहा है तो ए यानी देखना भी को है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके लिए किसका निकालना होगा हमने बी के लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट है या रिलेटिव है वो कौन सा फॉर्म है माइनस ए वेक्टर प्लस बी, यानी लिखने के मैथड में बस फर्क आ रहा है माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अगर आप दोनों फिगर को कंबाइन करें तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट में बस एक अंतर है, वो नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये जो आर वेक्टर है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये दोनों नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर है, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर है, इसलिए इसमें और इस दोनों में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन का अंतर आ रहा है, यानी कि अगर आप माइनस कॉमन कर ले तो दोनों अंतर को आप क्या कर पाएंगे बैलेंस कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन यानी दोनों का जो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन है वो क्या है अपोजिट फॉर्म है, इसलिए हमने इस वेक्टर को भी क्या किया था, इस वेक्टर ट्रांजिशन को भी हमने रिवर्स डायरेक्शन में सेट किया। अब आइए क्या हमारे रिजल्टेंट और वैल्यू का आना है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स यूज
ठीक है। तो जब हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे होंगे तो ए का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वेक्टर यानी नेगेटिव सिंबल क्या दिखाता है, नेगेटिव सिंबल का बस इतना सा मतलब होता है कि डायरेक्शन आपका रिवर्स है, उल्टा है। मैग्नीट्यूड पे इसका कोई फर्क नहीं होता है। तो जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये वेक्टर है का मैग्नीट्यूड, तो ये केवल एक का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर माइनस साइन का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। उसी तरह बी में भी कोई माइनस साइन का मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, अगेन इन दोनों वेक्टर्स के सेट के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री माइनस थीटा। हमेशा याद रखिएगा जिन दो वेक्टर्स के सेट को आप सॉल्व कर रहे हैं, करना है या करेंगे, उसी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपने cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अगेन माइनस cos थीटा, तो माइनस cos। अब है एंगल की वैल्यू, एंगल सब्स्टिट्यूशन में रह जाएगा हमारा। इस बार एंगल क्या होगा ए से, क्योंकि हमने इस फिगर में भी अल्फा को कहां से माना था, ए से आर के बीच, यहां भी हमने मानना है ए से आर के बीच, तो ये जो एंगल है हमारे लिए वो है अल्फा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं अल्फा अल्फा दोनों ऑपोजिट एंगल्स पे लाई कर रहे हैं। तो इस फिगर का जनरलाइज्ड फॉर्म आप इस ओवरऑल फिगर में आप देख सकते हैं। ये है हमारा सबसेक्शन लॉ, यानी इस पूरे कंडीशन में हमने क्या देखा कि नेगेटिव वेक्टर को आपको अलग से बहुत यानी सॉरी सबसेक्शन ऑफ वेक्टर अलग से कोई बहुत नए ट्रीटमेंट एडिशन में कहीं एक ट्रांजिशनल फॉर्म होता है जहां पे हम रिलेटिव मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या रिलेटिव वेलोसिटी को बनाने के लिए हम यूज होते हैं उस फॉर्मूला। तो इसी के साथ अगर हम कुछ खास क्वेश्चन देखें जो हमारे जनरल लाइफ को कोरिलेट करती है तो हम काफी आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि दो कार्ड्स हैं हमारे पास ए और बी, ए और बी दोनों पॉइंट्स को हम कॉमन करते हैं। ए की वेलोसिटी है, अब हम लोग दोनों को इक्वल पोजीशन में ही मान के देख सकते हैं। ए की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और बी की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप हाईवे पे चल रहे होंगे तो हाईवे पे आपके क्या मान लीजिए आप बी कार में बैठे, ठीक है, आपके बगल से एक कार निकला जिसकी वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप कितना वेलोसिटी और बढ़ाएंगे, कितना वेलोसिटी आपको और रिक्वायर है ताकि आप इस कार को मैच कर सके वेलोसिटी वाइज, तो क्या बोलेंगे आप 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ज्यादा या 20 किलोमीटर कम, तो 20 किलोमीटर ज्यादा, क्योंकि आपको 30 से 50 जाना है। इसी तरीके से अगर आप ए में बैठे होंगे 50 किलोमीटर पर आवर और आपने बी को एनालाइज करना है तो 20 किलोमीटर पर आवर से आपको स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 20 किलोमीटर पर आवर से स्लो तभी आप 50 सेकंड पे कहां पे आ पाएंगे 30 पे आ पाएंगे। तो आपने देखा बी से पावर, ठीक है, या ए से बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कॉमन लाइफ में एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। डन। अब चलिए इसको हम फार्मूला के पैटर्न पे बना के देखते हैं जिस फार्मूला को हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, इस दोनों की कंडीशन में तो हमारा थीटा है वो क्या है 0 डिग्री, इनिशियल एंगल जो है वो क्या है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्ट यूज नहीं करने जा रहे, हम सीधे फार्मूला यूज करके देखेंगे कि क्या इज मिलता है। तो r इक्वल टू क्या है a स्क्वायर, a हमने क्या मान लिया 50 और b हमने क्या मान लिया है और थीटा क्या मान लिया है हमने 0 डिग्री। तो 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2a यानी 50 b यानी 30 और cos 0 डिग्री। हमने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया ऑब्जर्वर को लेकर के रिवर्स फॉर्मेशन, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया है अपना रिलेटिव वाला। अब अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b दें या रिलेटिव वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू a दें, हमारा ये फॉर्मूला तो चेंज हुआ नहीं था, ना ये चेंज हुआ था, बस हमारे लिखने के टेक्निकल मेथड में अंतर आया था क्योंकि बस एक नेगेटिव वेक्टर के ट्रांजिशन में था।
ठीक है। r इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 2500, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे लिए 900 माइनस ये हो जाएगा हमारे लिए 3000, ठीक है। क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों को हम सम करेंगे तो आएगा 3400 यानी 3400 और माइनस 3000 यानी 3000, यानी हमारे पास आएगा वैल्यू 400। तो जब हम रूट से बाहर निकालेंगे 4 तो क्या मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसके लिए हमने निकाला है, रिलेटिव वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू a निकाला है या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकाला है, तो ये दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप एक a वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आप a से b के लिए निकाले या b से a के लिए निकाले फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहना है और ये मैग्नीट्यूड निकालेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन सेंस लेना तब जरूरत होगा देखने का कि हमने किसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए अगर हमें देखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये आप काफी आसानी से कर पाएंगे। यदि रिलेटिव वेलोसिटी किसका देखना है b का देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है a के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ऑब्जर्वर कौन है ऑब्जर्वर a। जब ऑब्जर्वर a है मेरा, तो जब ऑब्जर्वर a है मेरा तो नेगेटिव वेक्टर का ट्रीटमेंट कौन लेगा a। तो मान के चलिए अगर हम एक ही लाइन को तो ये है a वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव ट्रीटमेंट किसको आना है a वेक्टर को, तब इसको नेगेटिव ट्रीटमेंट में ले देंगे माइनस a वेक्टर। b वेक्टर क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको थोड़ा छोटा बनाएंगे b वेक्टर को, ये है b वेक्टर को हटा दीजिए, ठीक है। a वेक्टर को हमने ऑब्जर्वर मान के डायरेक्ट अपने नेगेटिव ट्रीटमेंट में दिया और ये रहा हमारी। अगर आप उस दो वेक्टर्स को एडिशन की फॉलो कर रहे होंगे तो फर्क क्या है, फर्क है कि ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्लियर है। अब अगर जनरल फार्मूला देखें इसके लिए एडिशन वाले जोड़ी के लिए, अच्छा इसको मैं पूरा करके फिर मैं इसको एडिशन वाले भी आपको स्पष्ट करके दिखाता हूं। तो इधर है नेगेटिव, ये है इधर। अब आप दोनों में से देखिए ज्यादा नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन के लिए है, मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि माइनस होने का ये मतलब ये क्वांटिटी छोटी होगी, इसका मतलब बस इतना है कि ये डायरेक्शन में उल्टा बनाया गया। तो ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 30 है, ये वाली जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी तो वेक्टर के लिए आप दूसरे फॉर्म को रखिए। अगर मुझे यहाँ पे कोई 50 न्यूटन से खींचे, ठीक है ना, और अगर कोई मुझे 30 न्यूटन से खींचे तो मैं कितना जाऊंगा इसकी तरफ, यानी जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड में वेक्टर काम करेगा जो हमारा फोर्स रिजल्ट होगा उसी तरफ का है, यानी कि जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो इसी तरफ है, ठीक है। और अगर हमने डायरेक्शन का देखा था ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई, तो ये एक्स एक्सिस पे ये यूनिट वेक्टर क्या था आई है, तो माइनस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस आई है, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। यानी कि अगर अगर हम इस आंसर को अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दी वेक्टर फॉर्म में जिसका हमने आर वेक्टर डी लिखना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर माइनस आई कैप। अब आप दूसरे चीज सेगमेंट में चाहे तो इस माइनस साइन को आप पहले लिख सकते हैं और बाद में आई कैप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तब क्या, ठीक है, तब यहां से विद रिस्पेक्ट तब ऑब्जर्वर कौन होगा बी। तो जब ऑब्जर्वर होगा हमारा बी तो हमने नेगेटिव वेक्टर की ट्रीटमेंट में किससे लेना है, क्योंकि बी किस तरफ है तो नेगेटिव वेक्टर किस तरफ आएगा इस तरफ, यानी ये होगा हमारा माइनस बी। ए वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर तो एज यूजुअल रह जाएगा इस तरफ, ए का मैग्नीट्यूड था 50, बी का मैग्नीट्यूड था 30, तो यहां पे डोमिनेटिंग वेक्टर कौन है, यानी कि कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ए का क्लियरली ए का ज्यादा है, तो हमने रिजल्टेंट बी ए की तरफ बनाना है, ठीक है।
तो ये हमने बना दिया। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये आई है। अब हमने नेगेटिव मिटा देना है, तो वो केवल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरफ, जो कि केवल आई से इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये तो था जीरो का ट्रांजिशन। अब इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करके किसी भी ट्रांजिशन को किसी एंगल के रिलेटिव मोशन को निकाल सकते हैं। अगर 90 डिग्री होगा तो आप यहाँ 90 यूज करेंगे, 180 डिग्री होगा तो आप यहाँ 180 यूज करेंगे। यहाँ पे अगर कोई और एंगल होगा तो आप 60 होगा तो आप 60 यूज कर लें। तो आपका जो भी डायमेंशन होगा वो आसानी से सॉल्व करके आ जाता है। बाकी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स को तैयार करेंगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री एक्सेट्रा के लिए, जिससे हम वैल्यू को देखते हम उसे आसानी से सॉल्व कर हमें ज्यादा वेट ना करना पड़े फॉर्मूला करने को लेकर। अभी हमने 10 सेक्शन ऑफ फैक्टर का कंडीशन देखना है, वो था आपके पास। अब चलिए हम इसे एडिशन बनाना है। कोई मतलब नहीं था हमें कि हमने इसे सबट्रैक्शन से ही बनाना है और वो हमारे लिए मजबूरी है। अगर समझते हैं तो इसे एडिशन थ्योरी से भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन होता हमारा कि हम निकाल रहे होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है बी, यानी कि नेगेटिव वेक्टर में किसको आना होगा माइनस। ठीक है, दोनों के और ए वेक्टर एज यूजुअल रह जाएगा पहले की तरह। अब दोनों के बीच एंगल, दोनों के बीच एंगल क्या है 180। तो ये क्या है, हमें भूल जाना है कि ये हमारा नेगेटिव वेक्टर का फॉर्मूला है, तो हमें कॉमन सेगमेंट यूज करना है। वो था रूट अंडर a स्क्वायर r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। ठीक है, a क्या था ये था 50। ठीक है, b क्या था 30। क्लियर है हमारे पास, प्लस है तो फॉर्मूला में प्लस ही करेंगे 2ab cos। एंगल क्या है दोनों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच 180 डिग्री। ठीक है ना, जबकि देखिए क्वेश्चन में हमारा ये क्या है, क्वेश्चन एंगल है 0 डिग्री, बट अगर हमने एडिशन वेक्टर को यदि एडिशन ऑफ भी नहीं मान लिया तो हमें नेगेटिव को मानना पड़ेगा, यानी हमारे ऑब्जर्वर को नेगेटिव डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा तो उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो नया एंगल है उस नेगेटिव वेक्टर और जो ऑब्जर्वेड का वेक्टर होगा उन दोनों, जो कि फिलहाल हमने यहाँ पे मिला देखा है वो 180। तो हमने लिखा cos 180। अब cos 180 की वैल्यू क्या है, cos 180 -1। तो जब आप -1 यूज करेंगे इस वैल्यू की जगह तो माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस और 1 3000 तब भी था, 1 मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3000 की रह जाएगा। यानी कि आपके कोई रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया या नहीं देखने को मिलेगा। इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सबट्रैक्शन वेक्टर इज नॉट अ लेंथी वेक्टर कोई है, ये हमारा एडिशन लॉ का ही एक ट्रांजिशन है। हाँ, फॉर्मूला बनाने से हमारा हेल्प क्या होगा कि हमें नेगेटिव वेक्टर के ट्रीटमेंट को यूज करने से बच जाता है। हम काफी आसानी से फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आसानी से अपना रिजल्टेंट वेक्टर डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हम ऐसे इसको हम सॉल्व करें। ऐसे रिलेटिव मोशन के लिए 0 डिग्री वाले क्वेश्चन को बनाने के और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है, ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है। एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन है ना, यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है आई कैप से रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर हम इसे वेक्टर एनालिसिस में अगर आप इसे रखेंगे तो क्या होगा 50 किलोमीटर पर आवर आई कैप, अभी क्या होगा 30 किलोमीटर पर आवर आई कैप, दोनों आई कैप है, दोनों की एंगल क्या है 0 डिग्री। तो जब आप इसे एडिशन में देखा कि दोनों के बीच एंगल क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री है। ऐसे कंडीशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और आगे जाके ये एक कंडीशन भी हमारे लिए बन जाएगा कि जो सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन की वेलोसिटीज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 180 डिग्री की वजह से
जब ये cos 180 डिग्री आएगा तो हमारे लिए cos 180 डिग्री -1 आएगा, तो ये वैल्यू माइनस आएगा हमारे लिए। यानी आप देखिए जब cos 180 डिग्री -1 होगा तो ये हमारे लिए वैल्यू क्या होगा माइनस। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, और आप रूट से बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a माइनस। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि जब हम लोग सेम डायरेक्शन के वेलोसिटीज में होते हैं तो वेलोसिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं तो ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट हमें होने का मतलब क्या है कि अगर आप नेगेटिव वेक्टर को सब्सटेंड करेंगे तो 0 डिग्री, और जब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो ये प्लस रह जाएगा, ये भी प्लस रह जाएगा और ये भी प्लस रह जाएगा। है, अभी हम रिलेटिव मोशन को स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में यही हमारा कॉमन सीक्वेंस। फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बनाना। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बनाना बहुत इजी होता है हमारे लिए। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बनाने का मतलब है, मान लीजिए ये वेक्टर आपने गिवन है 2i प्लस 4j, ठीक है, बी वेक्टर आपने गिवन है j कैप माइनस k, और आपने निकालना है जो आपका रिजल्टेंट है सब्सट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। ऐसे अगर आपको कोई बोलेगा रिजल्टेंट क्या है तो रिजल्टेंट आपने जनरलाइज्ड फॉर्म में तो आपने समझना है वो एडिशन लॉ की वजह से है, एडिशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से है, बट आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन मिलेगा कि अगर वहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या सब्सट्रैक्शन की वजह से है तो वो सिंबलाइजेशन वहां पे होगा माइनस साइन के साथ होगा, जैसे कि आपको दिया होगा a ठीक है, ठीक है। या मान के चलिए आप लोग दो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके वो दे सकता है, तब क्या करना है a वेक्टर माइनस b है, a वेक्टर क्या था हमारे लिए 2i का माइनस प्लस 4j माइनस 2b क्या था हमारे लिए j कैप माइनस a इज इक्वल 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a कैप, यानी 2i कैप j और j को हम ये कर सकते हैं ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस 2j कैप प्लस 2a, ये है हमारे पास r। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा r वेक्टर का, तो काफी आसानी से हमने सीखा है इस फॉर्मूला को, r इज इक्वल टू रूट अंडर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, x क्या है 2, y क्या है 2, z क्या है 2, यानी r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी इक्वल टू 12, यानी रूट अंडर 12। आप इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, टू रूट के फॉर्म में भी अपने मर्जी से। तो ये एक कंडीशन होता है ऑफ सब्सट्रैक्शन को लेकर के, तो मोर एंड लेस यही होता है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम या तो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशंस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर इन सीक्वेंस पोलर फॉर्म्स में हम किसी वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया और बेहतर तरीके से समझ पाए आप इस वीडियो को। सब्सट्रैक्शन के लिए आप पॉज बटन यूज करके जहां भी आपको क्लियर विजुअल आए वहां पे आप पॉज करके आप देख सकते हैं अपने नोट्स में। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं अपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से। थैंक यू।